अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कर्ड ऑपरेशंस का फर्स्ट ऑपरेशन पढ़ा था, जिसमें रिकॉर्ड को क्रिएट किया था हमने। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने रिकॉर्ड को रीड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और अपडेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चार ऑपरेशन हैं कर्ड के: क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएशन लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, तो मैं उसी का कोड यूज़ कर रहा हूँ। उसी को हम थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे ताकि बाकी तीन ऑपरेशन जो हैं हमारे रीड, अपडेट और डिलीट, वो भी हो जाए। सबसे पहले हम रीड को देखते हैं कि हमने डेटाबेस में चीज़ें सेव करवा ली, वहाँ से अब चीज़ें रीड कैसे करनी है। लाइक आपके पास अगर डेटाबेस है, मैं अगर इसको रन करूँ, हमारा जो /index.php है, अननोन डेटाबेस लाइक 11। ओके, मैंने लैपटॉप चेंज किया हुआ है, तो इसमें अभी तक डेटाबेस मैंने स्टोर नहीं करवाया था, एक्सपोर्ट नहीं करवाया था। तो जानबूझ के नहीं करवाया था ताकि आपके सामने मैं करूं और आपको पता चल जाए। वैसे मैंने ये समझाया हुआ है, जब मैं आपको MySQL का इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने आपको ये बता दी थी बात। सबसे पहले आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसी नाम का करना है या कोई और नाम रखना है। अगर आपने इसी नाम का करना है तो आप यहाँ पे नाम चेंज आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई और नाम रखना चाह रहे हैं तो फिर आप इस जगह पे भी अपना जो डेटाबेस का नाम है वो भी अपडेट करेंगे। तो मैं इसी नाम से बना रहा हूँ। क्रिएट किया, हम उस डेटाबेस में आगे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और जो भी .SQL की फ़ाइल मैंने आपको दी थी आप उसको सेलेक्ट करके ओपन करोगे और गो पे क्लिक कर दोगे तो आपका डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसमें जितने भी टेबल्स थे, उसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स थे, वो सब कुछ आपके इस डेटाबेस में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया हुआ है जो कि इंफॉर्मेशन को सेव करवा रहे हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि हमारे इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो शो हो जाए, इसी पेज के ऊपर शो हो जाए। तो शो करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि एक टेबल बनाएं हम। उस टेबल में ये सारी चीज़ें शो करवा देंगे हम। तो मैं इस फॉर्म के बाद एक टेबल बनाता हूँ, इसको बॉर्डर दे देते हैं 1 का, विड्थ दे देते हैं 100%। ठीक है, इसमें एक टीआर बनाता हूँ, टीआर के अंदर आ गया टीएच। फर्स्ट पे हमें चाहिए आईडी, फिर टीएच नेम, टीएच पासवर्ड, टीएच जेंडर एंड लास्ट टीएच इज सिटी। ठीक है, ये टी आर बना दी और उसके अंदर टेबल हेडिंग्स डाल दी। फिर हम एक और टी आर बनाते हैं, टी डी। अब इसमें मैं जो है स्टैटिकली वैल्यूज़ दे रहा हूँ टेबल को। ID 1, नेम इज अली, पासवर्ड इज अली 123, जेंडर मेल एंड टी सिटी इज बा। हम इसको अगर व्यू करें तो आपका जो टेबल है वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे कुछ ब्रेक दे देते हैं, इसके बाद बी आर को 2-3 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो टेबल है वो शो होगा।
अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये हमें स्टैटिकली नहीं डालनी, हमें ये वैल्यूज़ डायनेमिकली डालनी है, और वो वैल्यूज़ जो इस टेबल में हमारे डेटाबेस के टेबल में सेव्ड है। तो इसको देखने से ही, हमारे प्रॉब्लम को देखने से लग रहा है कि हमें जो है उतने टीआर चाहिए जितने इस टेबल में हैं, और हर टीआर में वही डेटा आएगा जो कि इस टेबल डेटाबेस के टेबल में डेटा है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो ये वाला टीआर है जो हमने स्टैटिकली बनाया हुआ है, ये हम नहीं बनाएंगे, और ये वाला टीआर हम प्रोग्रामेटिकली डायनेमिकली क्रिएट करेंगे थ्रू PHP। फिर हर रो के लिए आपके पास उसके अंदर डेटा आएगा, आप उस डेटा से एक न्यू टीआर बना दोगे, फिर नेक्स्ट डेटा, इस टेबल की नेक्स्ट रो, इसके लिए एक टीआर बनेगा, इसके लिए टीआर, इसके लिए टीआर, जितने भी आपके टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर रोज़ होंगी, उतने ही आपके HTML के टेबल के अंदर टीआर्स बनेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? मैंने आपको जब PHP पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि आप PHP का टैग स्टार्ट में भी डाल सकते हैं, एंड पे भी डाल सकते हैं, और HTML के अंदर भी उसको एम्बेड कर सकते हैं। तो मुझे TR चाहिए इस जगह पे, इस TR के बाद, तो मैं अपना PHP का टैग लगाता हूँ इस जगह। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेज पे ऑटोमेटिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है। ये 5 लाइन मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेज के ऊपर कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हुआ है हमारे डेटाबेस के साथ, हमारे सर्वर के साथ। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे अपनी क्यूरी बनाएंगे। अब क्यूरीज जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक आपके पास क्यूरी होती है जिसकी आउटपुट कोई भी नहीं होती, जो जाके जस्ट डेटाबेस को हम इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि वहाँ पे कुछ अपडेट कर दिया, कुछ इंसर्ट कर दिया, या कुछ डिलीट कर दिया। इस तरह की जो क्यूरीज हैं, जो आपकी इंसर्शन की क्यूरी है, जो आपकी डिलीशन की क्यूरी है, जो आपकी अपडेशन की क्यूरी है, ये आउटपुट कुछ नहीं लेके आती। आपकी इंसर्ट की क्यूरी आपने एग्जीक्यूट की, उसने क्या किया, इस टेबल के अंदर सबसे लास्ट पे एक रो इंसर्ट कर दी, दैट्स इट। आपकी डिलीट की क्यूरी है, उसने क्या किया, इस रो को डिलीट कर दिया, दैट्स इट। आपकी अपडेट की क्यूरी है, उसने क्या किया, इस रो के अंदर इस नेम को चेंज कर दिया, बस, और कुछ नहीं कर दी। लेकिन जो आपकी सिलेक्ट की क्यूरी है वो क्या करेगी, वो इस टेबल में जाएगी, आपकी क्यूरी के अकॉर्डिंगली कुछ रोज सिलेक्ट करेगी, और वापस हमारे PHP के पेज के ऊपर ले आएगी। ठीक है, तो जो आपकी सिलेक्ट की क्यूरी है उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट होती है, वो आपके डेटाबेस के टेबल से कुछ चीज़ें, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ इंफॉर्मेशन लेके आती है, जिसको आप फिर आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो सिलेक्ट की क्यूरी है उसकी आउटपुट होगी, जो आपकी इंसर्शन की है, डिलीशन की है, अपडेशन की क्यूरीज हैं, इनकी कोई भी आउटपुट नहीं होती, तो हम वहाँ पे इसको मैनेज नहीं करते। लेकिन जब हम सेलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे तो हमें मैनेज करनी पड़ेगी अपनी आउटपुट। अब हमें क्या करना है, हमें इस टेबल से इंफॉर्मेशन लेनी है और हमारे PHP के पेज के ऊपर शो करवानी है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे। हम सेलेक्ट स्टैटिक करते हैं क्योंकि हमें सब कॉलम्स चाहिए इस टेबल के अंदर, डेटाबेस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं मुझे सब चाहिए। अगर मुझे कोई भी कॉलम ना चाहिए होता तो मैं स्टैटिक ना लगाता। लाइक अगर मुझे पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करवाना, पासवर्ड यहाँ पे शो अगर मैं नहीं करवाता, क्योंकि पासवर्ड यूजुअली हम टेबल्स में शो नहीं करवाते, तो हम यहाँ पे नहीं करवाते उसको शो।
अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्टैटिक नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए। मैं ला तो सकता हूँ, उसको इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मैं लाऊँ ही क्यों जब मुझे चाहिए ही नहीं। इस केस में मैं करूँगा, मुझे चाहिए आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, कि मुझे ये कॉलम चाहिए किस टेबल के, फ्रॉम tbl info। टेबल का नाम क्या है जी, tbl info। मुझे ये कॉलम्स चाहिए, सेलेक्ट दिस कॉलम्स फ्रॉम दिस टेबल। दैट्स इट। आपको यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सब आईडीज़ चाहिए, सब रोज़ चाहिए, तो हम वेयर का क्लॉज इस क्वेरी में यूज़ नहीं करेंगे। तो अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने हैं तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, स्टेटस इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और इसके अंदर पहला पैरामीटर होता है आपका कनेक्शन का, कि कौन से कनेक्शन के ऊपर क्वेरी परफॉर्म करनी है। सेकंड पैरामीटर होता है कि कौन सी क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो ये हो गया। अब सेलेक्ट की क्वेरी है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये वाली लाइन चलेगी, तो आपके इस वेरिएबल में कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो इस टेबल की रोज होंगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ रो। अब हर रो आपके उस वेरिएबल के, स्टेटस वेरिएबल के इंडेक्स पे पड़ी होगी। दैट मीन्स कि आपका जो ये वेरिएबल है ये एरे बन चुका है। अब इसके अंदर क्या पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट रो पड़ी है, सेकंड पे सेकंड पड़ी है, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। आपका स्टेटस का वेरिएबल एक एरे बन चुका है और इसके अंदर वो सब रोज हैं जो आपके डेटाबेस टेबल के अंदर थी। अब हम क्या करेंगे, एरे है तो हम कोई लूप लगाएंगे उसकी चीज़ें गेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ वाइल की लूप, क्योंकि वाइल की लूप ही यूजुअली यूज़ होती है यहाँ पे। मैंने आपको एक फंक्शन बताया था जब मैं आपको PHP का इंट्रोडक्शन दे रहा था स्लाइड्स के थ्रू। वहाँ पे एक फंक्शन था माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे का। ये फंक्शन क्या करता है, अगर मैं इसके अंदर अपनी एरे को पास करूँ तो ये फंक्शन क्या करेगा, इस एरे के अंदर आइट्रेटिवली जाएगा। आइट्रेटिवली कैसे जाएगा, कि जब इस वाइल लूप की फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी तो इस एरे के अंदर ये जाएगा फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में आपके पास ये चीज़ें पड़ी हैं, फिर सेकंड रो में आपके पास ये चीज़ें पड़ी हैं, थर्ड रो, फोर्थ एंड जितने भी आपकी रोज हैं उतनी दफ़ा आपकी ये वाली वाइल लूप चलेगी और हर आइट्रेशन में ये नेक्स्ट रो को, टेबल रो को सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपकी एरे को आइट्रेटिवली एक्सेस करेगा। अब आइट्रेटिवली एक्सेस तो कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको किसी वेरिएबल में सेव करवा दें इसकी आउटपुट। मैंने एक वेरिएबल बनाया $रो का, उसमें सेव करवा दिया इसकी आउटपुट को। अब क्या होगा, जब वाइल लूप आपका रन होगा तो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे का जो फंक्शन है ये डॉलर स्टेटस रो की फर्स्ट रो को एक्सेस करेगा और उसको सेव करवा देगा डॉलर रो के वेरिएबल में। सेकंड टाइम चलेगा तो ये सेकंड रो को एक्सेस कर रहा होगा तो सेकंड रो इसमें सेव हो जाएगी। थर्ड टाइम थर्ड रो को एक्सेस कर रहा है तो थर्ड रो इसमें सेव हो जाएगी। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जब तक आपकी लूप चलती रहेगी इस डॉलर रो की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती रहेगी। जिस भी
करंट रो पे होगा वो आपका फेच MySQLi फेच एरे का फंक्शन जिस भी करंट रो के ऊपर होगा उसकी इंफॉर्मेशन डॉलर रो में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वाइल लूप बन गई। अब हमें डॉलर रो के थ्रू चीज़ों को कैसे गेट करना है। हमें चाहिए 1 2 3 एंड 4 थिंग्स। एक हमें चाहिए आईडी हर रो की, हर रो का नेम चाहिए, हर रो का जेंडर चाहिए, हर रो का सिटी चाहिए। तो हम बनाएंगे 4 वेरिएबल्स, आईडी, नेम, सिटी और जेंडर ऊपर लिखते हैं। ऑर्डर लाजमी नहीं है लेकिन मैं मेंटेन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इशू ना हो। ऑर्डर वैसे लाजमी नहीं है, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं आपके लिए ऑर्डर डिस्टर्ब कर दूँ तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इस एरे के जब प्रोग्राम आपका रन होगा, वाइल लूप चलेगी, तो ये वाला फंक्शन डॉलर स्टेटस की फर्स्ट रो पे होगा। अब फर्स्ट रो में 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें सॉरी, आईडी है, नेम है, पासवर्ड है, जेंडर है, सिटी है। पासवर्ड हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो दैट मीन्स 4 चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, आईडी, नेम, जेंडर और सिटी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि डॉलर नेम का जो वेरिएबल मैंने बनाया है उसके अंदर वैल्यूज़ रखवाओ डॉलर रो, इसके अंदर फर्स्ट रो की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। फर्स्ट रो का आईडी भी पड़ा है, फर्स्ट रो का नेम भी है, फर्स्ट रो का जेंडर भी है और फर्स्ट रो का सिटी भी है। तो जब मुझे इस रो में से सिर्फ आईडी निकालनी है तो मैं कर रहा हूँ डॉलर रो स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर कॉलम का नाम जो मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अब जिस भी डेटाबेस टेबल की रो के ऊपर करंटली आपका MySQLi fetch array का फंक्शन है, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें आ गई। और उसी रो की अगर हमें सिर्फ आईडी चाहिए तो हम इस तरह से लिखेंगे कि इसके अंदर जो आईडी की वैल्यू है वो सेव करवा दो इस वेरिएबल में। तो ये नेम का वेरिएबल है, मैं यहाँ पे आईडी नहीं भेजूंगा, मुझे चाहिए नेम वाला कॉलम। राइट, नेम में मैंने नेम वाला कॉलम सेव करवा दिया, आईडी में मैं करवाऊंगा आईडी वाला कॉलम, जेंडर में मैं करवाऊंगा जेंडर वाला कॉलम और सिटी में मैं करवाऊंगा सिटी वाला कॉलम। डबल लग रहे हैं तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। तो अब आपके 4 वेरिएबल्स पॉपुलेट हो गए और ये 4 वेरिएबल्स आपकी लूप के हर आइट्रेशन पे अपडेट होंगे। फर्स्ट आइट्रेशन पे नेम में होगा अली, आईडी में होगा 1, जेंडर में होगा मेल, सिटी में होगा इस्लामाबाद। जब आपकी सेकंड आइट्रेशन आएगी तो उसी नेम वाले वेरिएबल में आ जाएगा ASD, ID2, मेल, रावलपिंडी। तो हर आइट्रेशन पे आपके ये वाले वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं और ये वाली लूप उतनी दफ़ा ही चलेगी जितनी आपके टेबल में रोज़ हैं। तो दैट मीन्स कि इसी टेबल के अंदर ही हमें TR भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें TR भी उतने ही चाहिए जितना हमारे पास टेबल में रोज़ हैं, डेटाबेस टेबल में रोज़ हैं। तो अगर मैं इसी वाइल के अंदर TR भी बना दूंगा तो दैट मीन्स हमारे TR भी उतने ही बनेंगे जितने हमारे टेबल में डेटाबेस टेबल में रोज़ हैं। तो TR बनाने के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे एको डबल कोट्स। अब डबल कोट्स यहाँ पे लगाने का एक स्पेसिफिक मकसद है, वो आपको तब पता चलेगा जब अभी हम डिलीट या अपडेट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो डबल कोट्स लगाई, इसमें मैंने स्टार्ट कर दिया TR को और TR मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एंटर किया और इस TR के दरमियान में मुझे चाहिए 1 2 3 एंड 4 TDs। तो मैं TD बनाऊंगा। अब जब
आपने डबल कोट स्टार्ट कर दी तो वो जब तक एंड नहीं होंगी तब तक वो उसके दरमियान में जो भी कुछ होगा वो डबल कोट्स में ही कंसीडर होगा। तो अगर तो मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ पे क्लोज कर देता तो दैट मीन्स आपका डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई, ये वाली चीज़ एको नहीं हो गई। लेकिन अगर मैंने ये यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दी तो दैट मीन्स कि ये वाली सारी चीज़ एको होगी। तो जब ये एको होगी तो हम टेबल के अंदर हैं, तो यहाँ पे टी आर का कोड लिखा हुआ आ जाएगा। तो टी आर का कोड लिखा हुआ आएगा तो ब्राउज़र इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा आपके टेबल की रो में, ठीक है। इसलिए हम एको करवा रहे हैं, HTML अपना HTML का कोड एको करवा रहे हैं। तो फर्स्ट TD में हमें चाहिए ID, और ID हमारे पास इस वेरिएबल में सेव है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक रीज़न डबल कोट्स यूज़ करने की ये भी है कि मैंने आपको बताया था कि डबल कोट्स के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल लिख दें तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, उस वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस डबल कोट्स की जगह पे सिंगल कोट यूज़ करता तो क्या होता, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट ना होती, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाता। तो हमें इसको एज इट इज़ प्रिंट नहीं करवाना, इसके अंदर इस आइट्रेशन पे जो भी वैल्यू आ रही है हमें वो प्रिंट करवानी है। तो मैंने बाहर लगाया था डबल कोट, इसकी एक रीज़न ये थी। सेकंड रीज़न मैं आपको तब बताऊंगा जब हम अभी डिलीट वगैरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो TD हो गया ID के लिए, सेकंड TD आएगा नेम के लिए, थर्ड TD आपका आएगा जेंडर और सिटी, जेंडर के लिए, और फिर ये आ गया सिटी के लिए। दैट्स इट। आपके टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर जितने भी रोज़ हैं उनके ID, नेम, जेंडर और सिटी आपने उसका TR बना दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन पे इसने फर्स्ट रो को गेट किया, वो हमने रो में सेव करवा दी, ये 4 वेरिएबल्स पॉपुलेट हुए और उन्हीं के लिए एक TR बन गई। फिर सेकेंड आइट्रेशन, सेकेंड रो के लिए ये 4 वेरिएबल्स, उनके लिए दोबारा TR बन गई, दोबारा TR बनेगी, दोबारा बनेगी, जितनी दफ़ा आपकी लूप चलेगी उतने आपके TRs बनते रहेंगे। तो मैं इसको सेव किया, यहाँ पे जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आपके पास सब रोज़ जो हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। ये टर्मिनेटर आ रहे हैं कहीं से, कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ से, ठीक है। अब अगर तो मुझे सिर्फ वो वाली रोज़ चाहिए होती हैं जो फीमेल हैं, जहाँ पे जेंडर फीमेल है, तो मैं इस सेलेक्ट के साथ वेयर की क्लॉज भी लगा देता, वेयर जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में फीमेल। अब क्या होगा, ये वाली क्यूरी इस टेबल में से ये वाले कॉलम्स जस्ट उन रोज़ के सेलेक्ट करेगी जहाँ पे जेंडर फीमेल है। तो दैट मीन्स कि हाँ, अब जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे दोबारा तो हमें जस्ट ये वाला रिकॉर्ड जो है वो शो होगा। रिफ्रेश किया तो हमें जस्ट वो रिकॉर्ड शो हो रहा है जहाँ पे जेंडर जो है वो फीमेल है। तो अगर आपने स्पेसिफिकली कोई चीज़ें शो करवानी है तो आप वेयर का क्लॉज लगा दें, और अगर आपने जनरली सब कुछ शो करवाना है तो आप वेयर का क्लॉज ना लगाएं, और इस केस में आपके पास सब कुछ शो होगा। तो इस तरह से आप अपना जो डेटा है उसको व्यू करवा सकते हैं यूजिंग PHP और MySQL। अब हम आते हैं डिलीट के ऊपर कि अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी रो डिलीट करनी है तो वो हम डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे दूँ क्यूरी स्ट्रिंग का। क्यूरी स्ट्रिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर वेब फंडामेंटल का, तो उस वक्त मैंने आपको क्यूरी स्ट्रिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था। तो अभी डिलीट के लिए वही वाला कंसेप्ट यूज़ होगा।
अगर मैं यहाँ पे गूगल ओपन करूँ और यहाँ पे लिखता हूँ PHP, तो इसने मुझे PHP के अगेंस्ट कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं। अब गूगल को कैसे पता चला कि मैंने PHP लिखा था? गूगल ने एक क्यूरी स्ट्रिंग बनाई। क्यूरी स्ट्रिंग होती क्या है? आपका जो एक्चुअल लिंक आ रहा होता है ना, जो आपकी वेबसाइट का लिंक होता है, उसके साथ कुछ पैरामीटर्स ऐड हो जाते हैं। लाइक इस केस में जब मैंने PHP रन किया तो गूगल ने क्या किया, अपनी लिंक के साथ कुछ पैरामीटर्स ऐड किए, जैसे कि सर्च के पेज पे जाके उनका कोई सर्च का पेज है या फंक्शन है, मुझे नहीं पता, या पेज है या फंक्शन होगा, उस पे इसने ये वाली चीज़ें भेजी हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन मार्क आता है ना लिंक में, तो दैट मीन्स कि उससे आगे वाली जो चीज़ है इक्वल के साइन तक, क्वेश्चन मार्क से लेके इक्वल के साइन तक जो भी चीज़ है वो एक क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल क्या हुआ, एक्स एस एस एक्स एस और एफ, ये एक वेरिएबल हो गया और इसके अंदर वैल्यू तब तक होगी जब तक एंड का साइन नहीं आता। तो एंड का साइन यहाँ तक है, तो इससे पहले पहले वाला जो भी कुछ है वो इस क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू है। देन एंड के बाद दूसरा क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल आएगा इक्वल से पहले पहले, और इसके अंदर वैल्यू तब तक आएगी जब तक एंड नहीं आता। तो सोर्स क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू हो गई HP, फिर थर्ड आया EI, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ तक, और फोर्थ आया Q का क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल, और उसके अंदर जा रही है वो चीज़ जो हमने यहाँ पे लिखी थी PHP। ठीक है, तो जब मैंने सर्च किया तो गूगल ने अपने एल्गोरिदम के मुताबिक कुछ क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाए, उनकी कुछ वैल्यूज़ इसने जनरेट की, और फिर इस आप हमारे जो लिंक बने इसके अगेंस्ट हमें ये सब रिजल्ट्स शो हुए। तो ये है PHP से कह रहा हूँ क्यूरी स्ट्रिंग का कंसेप्ट। आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो स्टार्ट में, जब आपने वेरिएबल स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करते हो, आप क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम लिखते हो इक्वल्स उसकी वैल्यू। अगर आपके मल्टीपल वेरिएबल्स हैं क्यूरी स्ट्रिंग के तो आप एंड लगाते हो सेकंड वेरिएबल उसकी वैल्यू, एंड थर्ड वेरिएबल उसकी वैल्यू, एंड फोर्थ वेरिएबल उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से क्यूरी स्ट्रिंग का जो कंसेप्ट है वो चलता है। हम फिर ये वाली वैल्यूज़ सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज और किसी और पेज पे जाके गेट कर सकते हैं लिंक के थ्रू, राइट। तो वो भी हम करते हैं। जस्ट क्यूरी स्ट्रिंग का कंसेप्ट यहाँ तक था। अब हम करना चाह रहे हैं डिलीट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हम करना चाह रहे हैं डिलीट की फंक्शनलिटी को परफॉर्म। डिलीट के लिए अगर आप को मैं डिलीट की क्यूरी बताऊँ तो डिलीट की MySQL में क्यूरी होती है या SQL में क्यूरी होती है। डिलीट का वर्ड आता है, फ्रॉम का कीवर्ड आता है, और फिर आता है टेबल का नाम कि जिस टेबल में से आपने चीज़ें डिलीट करनी है। हमारे केस में टेबल का नाम है TBL info, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TBL info, डिलीट फ्रॉम TBL info। अगर मैं इसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर दूँगा तो मेरे TBL info के अंदर जितनी भी रोज़ हैं सब डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने वेयर की क्लॉज नहीं लगाई हुई। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, MySQL पे जाके इसको एग्जीक्यूट करूँ और गो करूँ, तो वो कह रहा है डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस ओके।
तो वो कह रहा है कि 7 रोज अफेक्टेड। जब मैं इसको ब्राउज करूँगा तो मेरे टेबल में कोई भी रो नहीं है। तो इसने क्या किया, टेबल के अंदर जितनी भी रोज थी सबको डिलीट कर दिया। अब मैं इसको पूरे डेटाबेस को अपने को ड्रॉप करता हूँ या फिर जस्ट टेबल को ड्रॉप कर लेते हैं। डिलीट, इंपोर्ट किया, चूज किया और हमारे पास डेटाबेस हमारा वापस आ गया और उसमें टेबल था, टेबल में डेटा आ गया। तो दैट मीन्स कि आप ये वाला काम तो नहीं कर सकते, ये वाला करेंगे तो आपका पूरा डेटा, टेबल का जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो हमें इसके साथ वेयर की क्लॉज लगानी पड़ेगी कोई ना कोई। अब वेयर की क्लॉज अगर तो मैं नेम के साथ लगाता हूँ, वेयर नेम इज इक्वल टू अली, तो क्या होगा, हो सकता है कि कोई और यूज़र हो जिसका नाम अली हो, तो ये वाली रो भी डिलीट हो जाएगी। सपोज अगर मैं करता हूँ उसमें इंसर्ट, नेम करता हूँ अली, 1 2 3 पासवर्ड, जेंडर इज मेल, सिटी इज वाह। गो किया, ब्राउज किया, अब अली हमारे पास हैं 2। तो अगर तो मैं करता हूँ वेयर नेम इज इक्वल टू अली और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी 2 रोज डिलीट होंगी जहाँ पे नेम अली था। एक हमारा फर्स्ट में था और एक हमारा लास्ट में था, तो दोनों डिलीट हो गए। तो हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें वो वाली रो डिलीट करनी है जो हम करना चाह रहे हैं। अगर मैं इस रो के आगे डिलीट का बटन क्लिक करता हूँ तो जस्ट यही वाली रो डिलीट हो, बाकी रोज डिलीट ना हो। तो उसके लिए हमें चाहिए कोई ऐसी चीज़ जो यूनिक है यहाँ पर, जो रिपीट नहीं हो सकती। तो हमने एक प्राइमरी की बनाई थी आईडी की, तो आईडी में जो भी वैल्यू आएगी हमेशा वो यूनिक होगी, वो किसी और रो की नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ नेम की जगह पे id इज इक्वल टू 2, तो जब मैं इस क्यूरी को अगर 10 बार भी एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमेशा उसी रो को डिलीट करेगी जिसकी आईडी 2 होगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें कोई ऐसा लिंक बनाना है जहाँ जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमें उसकी आईडी मिल जाए। जिस रो के अगेंस्ट मैं डिलीट का बटन क्लिक करूँ मुझे उसकी आईडी मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम एक th और बनाते हैं, इसको मैं कॉल स्पैन दे देता हूँ 2 का और इसको नाम देते हैं एक्शन का। कॉल स्पैन 2 इसलिए दिया क्योंकि मुझे इस एक्शन के नीचे डिलीट भी करवाना है और अपडेट भी करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक td बनाऊंगा, td क्लोज्ड, और मुझे एक लिंक क्रिएट करना है। लिंक के लिए एक टैग होता है और एक टैग क्लोज, एक टैग में href होता है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं डबल कोट्स यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ उसका एक मकसद था कि वेरिएबल्स को की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना। सेकंड मकसद उसका ये था कि मुझे href के लिए भी कोट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं सिंगल कोट ही यूज़ करूँगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ कर दूँगा तो क्या होगा, हमारा ये वाला डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये आके क्लोज हो गया। तो सेकंड वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा। तो मुझे इनमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकता। मैं href के लिए यूज़ करूँगा सिंगल कोट, ठीक है। और इस href को मैं नाम देता हूँ, इस लिंक को मैं नाम देता हूँ डिलीट का। इसी तरह से एक और td बनाते हैं अपडेट के लिए और उसको नाम देते हैं अपडेट का। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो एक एक्शन का जो कॉलम है
क्रिएट हो गया, डिलीट और अपडेट के बटन्स आ गए। ये क्यूरी आ रही है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ नीचे से, ये होगी डिलीट। ठीक है, अब जब मैं इस डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँ तो मुझे ये वाली आईडी मिले। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे ये वाली आईडी मिले, इस पर क्लिक करूँ तो मुझे ये वाली आईडी मिले। तो मैं इनका href बनाता हूँ कि ये किसी और पेज पे जाएं, सपोज डिलीट के पेज पे जाएं, delete.php के ऊपर। और अब मैं यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग बना रहा हूँ। क्यों? अगर मैं डिलीट करके ओके कर दिया, सेव करके मैंने रिफ्रेश किया और मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अब ये जा रहा है delete.php के पेज के ऊपर जो अभी हम बनाएंगे। तो delete.php के पेज पे जा रहा है, लेकिन इस पेज पे आके इसको नहीं पता कि कौन सी आईडी के ऊपर क्लिक हुआ है तो ये इस पेज पे आया। सपोज मैंने क्लिक किया था उस रिकॉर्ड पे जिसकी आईडी 2 है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब जब इस पेज पे आया तो इसको तो नहीं पता कि कौन सी आईडी के ऊपर क्लिक हुआ था, तो मुझे यहाँ पे उसी तरह से क्यूरी स्ट्रिंग भेजनी होगी। तो क्यूरी स्ट्रिंग भेजने के लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, फिर क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल आता है कोई ना कोई, फिर इक्वल्स लगा के हम उसकी वैल्यू सेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब मुझे कोई लिंक बनाना पड़ेगा। तो मैं अपने PHP में करूँगा क्वेश्चन मार्क क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल्स बनाने के लिए। क्यूरी स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू। अब आपको पता है कि ये वाली tr फर्स्ट टाइम जब रन होगी तो आपका टेबल की फर्स्ट रो बनेगी। तो फर्स्ट रो के लिए हमें चाहिए id 1 और id हमारे पास इस वेरिएबल में ऑलरेडी आ रही है। तो मैं करता हूँ delete.php क्वेश्चन मार्क क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल इज इक्वल्स टू $id। इसको करवाया मैंने सेव, रिफ्रेश किया। तो जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ कर्सर, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इस जगह पे जब मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो हमारे पास delete.php इसका लिंक बन रहा है delete.php :id इज इक्वल्स टू 2। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब हमें id 2 मिल रही है। अब हमें पता है कि हमने उस डिलीट के ऊपर क्लिक किया है जो id इज इक्वल्स टू 2 की रो के अगेंस्ट था। जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ सेकंड वाले के ऊपर तो हमें id मिल रही है 3। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ id मिल रही है 4, 5, 6। हमारी जो इस टेबल के अंदर आईडीज हैं वो हमें गेट हो रही हैं। ठीक है, तो यही वाला काम हम अपडेट के लिए भी करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमारा पेज होगा update.php का, update.php। ठीक है, अब हमें delete.php का पेज बनाना है और update.php का पेज क्रिएट करना है। तो मैं करता हूँ सबसे पहले डिलीट का पेज क्रिएट, delete.php मैंने क्रिएट कर दिया है। PHP का पेज है डिलीट का और यहाँ पे हमें HTML कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं जस्ट PHP का टैग बनाता हूँ और इसके अंदर आ ये वाला पेज आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक कर चुका होगा। तो यूज़र जब इसके ऊपर क्लिक कर चुका है तभी delete.php का पेज ओपन होगा और यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल आया हुआ है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पे delete.php के ऊपर कि जो क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल हमने बनाया था उसके अंदर वैल्यू आई है या नहीं आई। हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्यूरी स्ट्रिंग का वेरिएबल क्या बनाया था id। तो हम यहाँ पे एक इफ लगाएंगे, इसके अंदर लगाएंगे इस सेट का फंक्शन जो कि चेक करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ। और हमने चेक क्या करना है $_get
आप जब भी क्वेरी स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे वो आप हमेशा $_ से एक्सेस करेंगे। इसके आगे आते हैं दो स्क्वायर ब्रैकेट्स, सिंगल कोट्स, और इसके अंदर आता है आपके क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम। तो हमने बनाया था आईडी, एक इफ लगाया, इसके अंदर इज सेट, और हम चेक कर रहे हैं कि आईडी वाला जो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग था का वेरिएबल था उसमें कुछ वैल्यू आई है या नहीं आई। तो हमारा ये इफ तब चलेगा जब आपका क्वेरी स्ट्रिंग का वेरिएबल आईडी सेट हुआ होगा, दैट मीन्स उसके अंदर कोई वैल्यू आई भी होगी। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू आई भी है तो हम उस वैल्यू को सेव करवा लेते हैं $ID इज इक्वल टू $_get स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स ID। ठीक है, और मैं इसको फ़िलहाल करवा देता हूँ echo $ID। इस पेज पे मैंने क्लिक किया लास्ट वाले के ऊपर, डिलीट के ऊपर, और मुझे यहाँ पे आईडी मिल गई 6। पहले क्वेरी स्ट्रिंग में आ रही थी, अब मेरे PHP के कोड में आ गई है। तो दैट मीन्स मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मुझे पता चल रहा है कि यूज़र ने किस रो के डिलीट के ऊपर क्लिक किया था। यूज़र ने किया था इसके ऊपर, तो मुझे मिल गई ये वाली आईडी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी बनाऊँगा इज इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम tbl info, जो हमारे टेबल का नाम है, वेयर id इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में हमारी आईडी आ रही है इसके अंदर, तो दिस थिंग। यहाँ पे मैं स्टैटिकली तो नहीं लिख सकता ना 1 2 3 4 5, मुझे तो वही आईडी डिलीट करनी है जो इस वेरिएबल में आ रही है। और इस वेरिएबल में क्या आ रहा है, जो हमारी क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा है। तो यूज़र जिस डिलीट के ऊपर क्लिक करेगा उसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी, उसको हम गेट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम करेंगे $status इज इक्वल्स टू mysqli_query। फर्स्ट होता है $con, सेकंड होती है $query, और दैट्स इट। अब यहाँ पे एक मसला आएगा कि हमारा जो $con है, यानी कि हमारा जो डेटाबेस से कनेक्शन है वो delete.php के पेज के लिए एस्टेब्लिश नहीं हुआ। हमने जस्ट यहाँ पे उसको एस्टेब्लिश किया था। अब इसके दो मेथड हैं। एक तो आप करें कि जी इसको कॉपी करें इस सारे कोड को, इन 5 लाइनों को, और यहाँ पे कर दें पेस्ट, और आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। और ये एक बहुत ही पुअर अप्रोच है अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी की, क्योंकि अगर तो आपको किसी भी टाइम पे अपनी वेबसाइट को लाइव करना पड़ा या अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ा और आपके पास 100 पेजेस है, अपने 100 पेजेस बनाए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 पेजेस को ओपन करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा 101, यहाँ पे भी अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा 101, सबको सेव करते रहेंगे, तब आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी होगी। तो इसकी बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इस सारे कोड को उठाएं, यहाँ से एक न्यू फाइल बनाएं, उसको नाम दें कुछ भी, मैं उसको देता हूँ db.php, PHP का टैग बनाएं और यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर दें। अब ये आपकी कनेक्शन की फाइल है, जस्ट एक फाइल, ठीक है, ये आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रही है। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी चाहिए आप करोगे रिक्वायर का फंक्शन कॉल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और फिर अपने
फाइल का नाम db.php। अब इस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा कि जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये जाएगा db.php पे, इसके अंदर जो भी कोड है इसको ऑटोमेटिकली उठा के इसकी जगह पे पेस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। अब हम नहीं कर रहे, ये सब कुछ डायनेमिकली हो रहा है बैकएंड पे। हमें जस्ट एक दफ़ा यहाँ पे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, दैट्स इट। हम उसके बाद जस्ट ये वाली लाइन लिखेंगे जहाँ पे भी हमें कनेक्शन चाहिए होगा। तो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्ट रिक्वायर db.php की फाइल की लाइन जो है वो लिख दूंगा। अगर किसी भी स्टेज पे जाके मुझे अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ा, तो मैं जस्ट इस एक फाइल में नाम चेंज करूँगा और वो सब पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सेस कर रहे हैं इस फाइल को। तो इस फाइल के अंदर हम जो भी चेंज करेंगे वो सब फाइल्स के लिए एक्सेसिबल होगा। तो अब delete.php पे हमारी जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो गया। इसने आईडी गेट की, आईडी को किसी वेरिएबल में सेव करवा लिया, क्यूरी बनाई, क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। मैं यहाँ पे एक इफ लगा देता हूँ कि इफ डॉलर स्टेटस, अब डिलीट की क्यूरी है, तो डिलीट की क्यूरी का जो आउटपुट होगा या तो होगा ट्रू या फॉल्स, क्या डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। यह कोई आउटपुट नहीं लेके आएगी, कोई रोज नहीं लेके आएगी, इसकी आउटपुट जस्ट ट्रू या फॉल्स होगी, इंसर्ट अपडेट की तरह। इंसर्ट और अपडेट की भी आउटपुट जो है वो या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। रो इंसर्ट हुई है तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। रो डिलीट हुई है तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। रो अपडेट हुई है तो ट्रू, नहीं हुई तो फॉल्स। लेकिन सेलेक्ट की क्वेरी में मैंने आपको बताया कि प्रॉपर एक आउटपुट आती है रोज की फॉर्म में, तो यहाँ पे या ट्रू होगी या फॉल्स होगा डॉलर स्टेटस के अंदर। तो अगर तो वो ट्रू है तो मैं आपको करवा रहा हूँ रो डिलीटेड, ठीक है। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और मैं अब कर रहा हूँ नंबर 4 के डिलीट के ऊपर क्लिक किया, रो डिलीटेड। हम अपने ब्राउज़र में गए, नंबर 4 के ऊपर क्लिक किया था, ब्राउज़ किया तो नंबर 4 वाली जो रो है वो डिलीट हो गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक आया कि हमारा जो पेज था, जो हमने index.php ओपन हुआ हुआ था, जब हमने डिलीट के ऊपर क्लिक किया तो वो delete.php के ऊपर स्टक हो गया। हमें स्टक नहीं करवाना, हम चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर आए और क्या हो कि जी डिलीट हो रो और वापस अपने पेरेंट पेज के ऊपर चला जाए, जो कि index.php का पेज है। तो ये वाला काम हम कैसे कर सकते हैं, हम एको की जगह पे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे हेडर का। हेडर के फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड आता है लोकेशन और कॉलन, टर्मिनेटर नहीं है, कॉलन है। हेडर का फंक्शन है और इसके अंदर एक कीवर्ड आता है लोकेशन का, कि आप अपना हेडर कौन सी लोकेशन के ऊपर भेजना चाहते हैं। कि अगर तो आपकी रो जो है वो डिलीट हो गई है तो इस इसमें आ जाएगा। जैसे ही इस इफ में आए तो हम अपना पेज चेंज कर लें। वो delete.php के ऊपर रुका हुआ है, मुझे delete.php के ऊपर नहीं रुकना, मुझे index.php के ऊपर वापस जाना है। तो मैं लोकेशन लिख दूंगा कि index.php के ऊपर वापस चले जाए, ठीक है। जैसे ही रो डिलीट हुई, इसमें ट्रू आया, इसमें जैसे ही ट्रू आया तो index.php के ऊपर चला गया। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं 3 को डिलीट करूँगा तो क्या होगा, ये delete.php के ऊपर जाएगा, रो डिलीट करेगा और वापस इसी पेज के ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि हमारा जो ये सब चीज़ें लोकल सर्वर पे पड़ी हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा रिक्वेस्ट भेजने में और वापस आने में। डिलीट के ऊपर क्लिक किया, 3 के अगेंस्ट उधर गया, डिलीट किया और वापस आ गया, तो 3 हमारी डिलीट हो गई। 5 के ऊपर क्लिक किया, उधर गया, वापस आया, 5 भी डिलीट,
हो गए। तो इस तरह से आप अपनी जो डिलीट की फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं PHP के थ्रू। अब लास्ट हमारी रह गई अपडेट की। अपडेट का फिनोमेना सेम है एग्जैक्टली क्रिएशन की तरह, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइटली चेंज ये है कि क्रिएशन में आपके पास जितने भी फील्ड्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल किसी भी जगह पे अपडेट करने के लिए अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास शो हो रही होती है। तो अगर मैं इस अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे इन चीज़ों में ये वाली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी आनी चाहिए। ठीक है, अपडेट के लिए जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे जो उस रो की इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी मिलनी चाहिए। तो वो देख लेते हैं। अपडेट के लिए हमें यही वाला फॉर्म चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, लेकिन उसके लिए उससे पहले मुझे एक न्यू पेज बनाना है। उसका नाम होगा update.php। update.php क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक दिया था update.php का, तो आप यहाँ पे जो भी लिंक देंगे उसी नाम से अपना पेज बनाएंगे। यहाँ पे मुझे चाहिए HTML, TML और अपडेट रिकॉर्ड, इसको मैंने टाइटल दे दिया। और यहाँ पे मुझे चाहिए फॉर्म, तो मैं इसी फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया। तो जैसे ही मैंने अब अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो वो अपडेट रिकॉर्ड के पेज के ऊपर आ गया यहाँ पे, और हमारे पास आईडी भी आ रही है। अब हमें इस फॉर्म को पॉपुलेट करना है एग्जिस्टिंग डेटा के साथ, जो भी ID2 के अगेंस्ट पड़ा है। ID2 के अगेंस्ट जो भी डेटा पड़ा है उससे हमें इस फॉर्म को पॉपुलेट करना है। तो update.php के ऊपर सबसे टॉप पे हम PHP का एक स्क्रिप्ट लगाएंगे। सिमिलरली डिलीट की तरह हम इसकी भी क्वेरी स्ट्रिंग से आईडी गेट करेंगे कि कौन सी आईडी के अगेंस्ट, कौन सी रो के अगेंस्ट अपडेट का बटन क्लिक हुआ था। ID2 के अगेंस्ट, ID6 के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हमें ये वाली आईडी गेट करनी है क्वेरी स्ट्रिंग से। तो इसका सेम प्रोसीजर है, हम ये वाली 3 लाइंस कॉपी करेंगे डिलीट से, पेस्ट की, इसकी ब्रैकेट बंद कर दी। अब हमारे पास आईडी आ गई कि कौन सी आईडी के अगेंस्ट हमें रिकॉर्ड्स चाहिए। हम एक क्वेरी बनाएंगे इज इक्वल्स टू, अब हमें जो भी आईडी है जिस आईडी के अगेंस्ट यूज़र ने अपडेट का बटन क्लिक किया है, हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए सारा, कि उसका नाम क्या था, उसका पासवर्ड तो हमें चाहिए नहीं, उसका नाम क्या था, जेंडर क्या था, सिटी क्या थी, और आईडी तो हमें पता है ऑलरेडी। तो हम एक सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे। क्या क्या सेलेक्ट करने जी? नेम, जेंडर और सिटी। किस टेबल से? फ्रॉम TBL info। और अभी हम जस्ट ये वाली क्वेरी चलाएंगे तो हमारे पास TBL info की जितनी भी रोज हैं सबके नेम, जेंडर, सिटी आ जाएंगे, लेकिन हमें स्पेसिफिकली सिर्फ उस रो का चाहिए जहाँ पे आईडी ये वाली है जो इस वेरिएबल में है। तो मैं करूँगा वेयर ID इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर $ID। ठीक, तो ये हमारी क्वेरी बन गई। हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, $status इज इक्वल्स टू mysqli underscore query $कौन कि किस कनेक्शन पे करना है, $query कौन सी क्वेरी परफॉर्म करनी है। ठीक, अब सेलेक्ट की क्वेरी थी तो हमारे पास $status जो है वो रो बनेगा, और सॉरी एरे बनेगा। एरे बनेगा तो हम एक लूप लगाएंगे
और लूप के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर रो का इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, और कौन सी एरे, डॉलर स्टेटस। ठीक है, अब हमने 3 कॉलम्स सेलेक्ट किए हुए थे, नेम जेंडर और सिटी। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाऊंगा, नेम इज इक्वल्स टू डॉलर रो के अंदर कौन सा कॉलम के अगेंस्ट वैल्यू उठानी है, नेम के अगेंस्ट। फिर चाहिए मुझे जेंडर, तो रो के अंदर कौन सा कॉलम, जेंडर। देन मुझे चाहिए सिटी, तो डॉलर सिटी में डॉलर रो के अंदर कौन सा कॉलम, सिटी वाला कॉलम। अब हमारे पास तीनों वेरिएबल्स पॉपुलेट हो गए। अब सिंपली हमें क्या करना है कि जो जो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं वहाँ पे वैल्यूज असाइन कर देंगे, वैल्यू का एट्रीब्यूट डालेंगे, और यहाँ पे हमने आउटपुट वो चीज़ करवानी है जो नेम के अगेंस्ट है, डॉलर नेम के अगेंस्ट। ठीक है, डॉलर नेम में जो भी चीज़ आ रही है वो हमें इस वैल्यू के अंदर रखवानी है। तो इस वैल्यू के डबल कोट्स के अंदर मैं PHP का एक स्क्रिप्ट लगाता हूँ। ठीक है, PHP का स्क्रिप्ट लगाया। अब मुझे यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए जो हमारे डॉलर नेम के वेरिएबल में आई है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ एको डॉलर नेम। अब डॉलर नेम के अंदर जो भी कुछ है वो एको हो जाएगा, तो दैट मीन यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये सब कुछ डबल कोट्स के अंदर है, तो यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे डॉलर नेम के अंदर जो भी चीज़ है वो आ जाएगी। जैसे इस चीज़ के अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आए, बैक करें, रिफ्रेश करें और अपडेट के ऊपर क्लिक करूं, तो यहाँ पे नेम है ASD। अपडेट किया तो ASD ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करूं, अपडेट, तो इसका नेम है 1234, 1234 यहाँ पे लिखा आ गया ऑटोमेटिकली। अगर आप चाह रहे हैं पासवर्ड भी आए तो इस क्यूरी को यहाँ पे पासवर्ड भी गेट कर लें। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें पासवर्ड का इक्वल्स टू डॉलर रो और कौन सा कॉलम, पासवर्ड कॉलम। ये हो गया। फिर हमें डॉलर इस इनपुट फील्ड के लिए दोबारा वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दोबारा PHP का टैग और एको करवा दूंगा डॉलर पासवर्ड। ठीक है, बैक किया, ASD इसके ऊपर अपडेट किया तो अनडिफाइंड इंडेक्स पासवर्ड PAWSWORD, सॉरी यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया था, कॉमा लगाएंगे, बैक करेंगे, अपडेट, तो नेम भी आ गया और पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। अब हमें चाहिए ये दो चीज़ें, मेल या फीमेल है तो उसको सेलेक्ट करवाना है, और फिर कि उसकी सिटी क्या थी। हमने ऑलरेडी गेट की हुई है कि डेटाबेस में क्या सेव्ड है, तो हम करेंगे इसमें वो वैल्यू आई हुई है जो डेटाबेस में सेव्ड है। तो मैं क्या करूँगा जनाब, मैं यहाँ पे PHP का टैग लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा इफ़,
और इसमें मैं चेक करूँगा कि डॉलर जेंडर के अंदर क्या वैल्यू आई है। तो इस डॉलर जेंडर के अंदर वैल्यू आई है मेल की, तो ये वाला काम हो। अगर मेल नहीं आई तो दैट मीन्स फीमेल है, तो एल्स ये वाला काम हो। ठीक है, अगर तो आई है मेल तो हम मेल वाला रेडियो बटन उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एको कर देंगे। ठीक है, अगर तो जेंडर में आया है मेल तो मेल वाला रेडियो बटन हमने यहाँ पे एको कर दिया और इसको हमने सेलेक्ट भी करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक एट्रीब्यूट डाल दूंगा सिलेक्टेड का, दैट्स इट। एको हो जाए ये वाला रेडियो बटन और वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ जाए। और अगर वो मेल नहीं है तो फीमेल है। हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे आएंगे एको सिंगल कोट्स और इसके अंदर ये वाला रेडियो बटन पेस्ट और फिर हम इसको सिलेक्टेड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं, क्यों? क्योंकि अंदर डबल कोट्स यूज़ हुए थे। अगर अंदर सिंगल कोट्स होते तो मैं बाहर डबल कोट्स यूज़ करता। अगर बाहर से अंदर डबल कोट्स हैं तो मैंने बाहर सिंगल कोट्स यूज़ किए। ठीक है, तो ये फिनोमिना था सिंगल कोट्स यूज़ करने का। सेव किया, बैक किया, दोनों मेल हैं। हम एक को फीमेल बनाते हैं, 1 2 3 4 4। यहाँ पे हम करते हैं फीमेल, राइट। अब मैंने अपडेट किया, सिलेक्टेड की जगह पे आएगा चेक्ड। अब मेल तो आ गया लेकिन फीमेल वाला जो रेडियो बटन है वो गायब हो गया। तो हमें क्या करना है, इस इफ में जब वो मेल हो तो मेल वाला जो रेडियो बटन है वो चेक्ड आए और फीमेल वाला रेडियो बटन जो है वो अनचेक्ड आए। ठीक है, और इसी तरह से चेक्ड होगा। जब वो मेल नहीं है उसमें तो फीमेल वाला चेक्ड आए और मेल वाला जो रेडियो बटन है वो अनचेक्ड आए। तो मेल था तो मेल चेक्ड आ गया, फीमेल अनचेक्ड आया। और जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे फीमेल वाले पे तो फीमेल चेक्ड आएगा, मेल जो है वो अनचेक्ड आया। तो इस तरह से आप अपना रेडियो बटन को पॉपुलेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अब हमारी रह गई ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करने के मल्टीपल फिनोमिना हैं। एक फिनोमिना ये है कि आप अपनी वैल्यूज़ को एरे में लिख लें तब लेके आएँ। सेकंड फिनोमिना ये है कि आप अपनी ड्रॉप डाउन के जितने भी आइटम्स हैं उनका एक डेटाबेस में टेबल बना लें, वहाँ से लेके आएँ। थर्ड फिनोमिना ये है कि थर्ड मेथड ये है कि अगर आपके पास कम है, जो ऑप्शंस हैं वो कम हैं, जैसे कि अभी हमारे पास 3 हैं, तो आप इस सेल्स वाला काम कर सकती हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं PHP का टैग लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा इफ हमारे पास वेरिएबल क्या था, $city इज इक्वल टू इस्लामाबाद। अगर तो उसके अंदर इस्लामाबाद है तो क्या हो, एको हो क्या ये वाला ऑप्शन,
लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एट्रीब्यूट हो सिलेक्टेड का, कि इस्लामाबाद वाला सिलेक्टेड आए और जो बाकी हैं वो नॉन सिलेक्टेड आए। जो रावलपिंडी है वो नॉन सिलेक्टेड आए, टेक्सला है वो नॉन सिलेक्टेड आए। टेक्सला और वाई है ना, बात तो नहीं है किसी में रावलपिंडी इस्लामाबाद, ठीक है। तो ये हो गया सिर्फ इस्लामाबाद के लिए। हम एक और एल्सिफ लगाएंगे, एल्सिफ वैल्यू इज रावलपिंडी। तो सिलेक्टेड कौन सा है, रावलपिंडी वाला। एल्सिफ वैल्यू हो अगर टेक्सला, तो सिलेक्टेड कौन सा है, टेक्सला वाला सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं बैक करूँ, रिफ्रेश करूँ, अपडेट जब करूँगा तो इसकी सिटी है इस्लाम रावलपिंडी, जेंडर है मेल, नेम है असद, नेम ASD सॉरी, पासवर्ड भी ASD है, जेंडर था मेल, सिटी था रावलपिंडी, तो रावलपिंडी सिलेक्टेड आ रहा है। अपडेट किया 1234 फीमेल और सिटी था इसका इस्लामाबाद, तो ये सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन आ गई जो हमने लोड करवा ली। अब यूज़र क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। वो अपना नाम चेंज कर सकते हैं, उसका नाम सपोज उसने गलत लिख दिया या पूरा नहीं लिखा, उसका नाम था अहमद अली। अब जब वो सेव के ऊपर क्लिक करेगा बटन, तो अब इंसर्ट की क्वेरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब क्वेरी चलेगी डिलीट अपडेट की, कि जो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव्ड है उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स कर दो, ये चेंजेस कर दो। तो उसके लिए सेम क्रिएट वाला फिनोमेना है जो इम्प्लीमेंट होगा। हम सबसे पहले चेक करेंगे, गेट करेंगे कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये वाला बटन क्लिक हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये क्लिक हुआ है तो इन फील्ड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हम वेरिएबल्स में स्टोर करवा लेंगे। तो जैसे हमने क्रिएट के लिए किया था कि ये वाला बटन अगर प्रेस हुआ है तो क्या हो, ये चार चीज़ें गेट कर लो। तो मैं इनको कॉपी कर रहा हूँ और इस इफ़ के बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इफ़ की ब्रैकेट क्लोज कर दी। अगर तो हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, बटन है ये अपडेट का, अपडेट, और इसका नेम है अपडेट। तो जैसे ही BTN अपडेट क्लिक हो तो हम उन फील्ड्स की वैल्यू गेट करके वेरिएबल्स में स्टोर करवा रहे हैं। अब हम गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने एक फील्ड चेंज किया है, दो किए हैं, तीन किए हैं या चार किए हैं। तो हम चारों की वैल्यूज़ गेट करेंगे और सेव करवा लेंगे अपने वेरिएबल के अंदर। तो हमने वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा ली। अब हम एक क्यूरी बनाएंगे, डॉलर क्यूरी इक्वल्स टू, और ये वाली क्यूरी होगी अपडेट की क्यूरी। तो अपडेट की क्यूरी होती है, अपडेट का कीवर्ड आता है, टेबल का नाम आता है, तो टेबल का नाम है हमारा TBL info, और फिर आता है सेट का कीवर्ड, अपडेट का कीवर्ड, टेबल का नाम हमारा था TBL info, और फिर आता है सेट का कीवर्ड। सेट के कीवर्ड के बाद हमने जो जो कॉलम सेट करना होता है उसके अगेंस्ट हम वैल्यूज लिखते जाते हैं। हमने नेम का कॉलम सेट करना है, सेट नेम इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू क्या हो जो यूज़र ने अब एंटर की है।
txt नेम कॉमा सेट लिखा हुआ है, पासवर्ड इज इक्वल टू सिंगल कोड में डॉलर पासवर्ड, जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में डॉलर जेंडर कॉमा सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में डॉलर सिटी। अगर तो मैं इसी क्यूरी को एज इट इज़ रन कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं सब की जो वैल्यूज़ हैं वो वही वाली हो जाएंगी जो यूज़र ने अभी एंटर की है, ये वाली। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेयर का क्लॉज नहीं लगाया। तो जो ये वाले चेंजेस हैं इस टेबल की हर रो पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेयर का क्लॉज लगाऊंगा, id इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में डॉलर id। अब ये वाली id जो थी ये ग्लोबल नहीं है, क्योंकि ये इस इफ के अंदर डिक्लेयर हुई है, ठीक है। तो हम ये वाला काम दोबारा भी कर सकते हैं, या फिर मैं अगर ये वाला काम नहीं करूँगा, हमें यही वाला काम दोबारा करना पड़ेगा इस इफ के अंदर भी। रिक्वायर हमें नहीं चाहिए, इस इफ के अंदर जस्ट ये लगेगा कि अगर तो क्यूरी स्ट्रिंग सेट है तो हमारे पास डॉलर id में क्यूरी स्ट्रिंग आ जाए। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि ये वाली डॉलर id जो है इसका स्कोप तो था वो लोकल था, और इसका स्कोप जस्ट इस इफ के अंदर था, सॉरी इस इफ के अंदर। तो इस इफ के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो लाइन है ये दोबारा लिखी है, ताकि मेरा आईडी जो है वो दोबारा पॉपुलेट हो जाए, इसके अंदर वही वाली आईडी है जो यूज़र ने सेलेक्ट की है। क्यूरी बन गई, और फिर हम इसको सिंपली अपडेट रन कर लेंगे। कॉलर स्टेटस इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी, फर्स्ट पैरामीटर कॉन, सेकंड पैरामीटर क्यूरी। अब यहाँ पे भी हमारा एक मसला होगा कि हमारी जो पेज है वो अपडेट के ऊपर ही रुक जाएगा, और हमें यहाँ पे नहीं रोकना, हमें इसको वापस लेके जाना है हमारे मेन पेज के ऊपर। तो मैं लगाऊंगा इफ कॉलर स्टेटस कि अगर तो वो ट्रू हुआ है तो क्या करें, हेडर भेजिए, कहाँ पे, लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन, index.php, ठीक है। तो ये काम हो गया, सेव किया, बैक किया, रिफ्रेश किया। अब मैं 1234 वाला जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने लगा हूँ। अपडेट के ऊपर क्लिक किया, 1234 आ गया, अहमद अली इसका नाम किया, इसका पासवर्ड था 1234, मैं इसको कर रहा हूँ अहमद, फीमेल हुआ है तो मैं इसको कर रहा हूँ मेल, इस्लामाबाद का था, मैं इसको लेके जा रहा हूँ रावलपिंडी में। अपडेट के ऊपर क्लिक किया तो ये कहीं नहीं गया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी ये अपडेट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स हमारी क्यूरी में कोई इश्यू है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। चेक करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, आप एको करो और डॉलर क्यूरी कर दो, और इसको आप कमेंट कर दो कि वो नेक्स्ट पेज पे ना जाए, ठीक है। एको करवा दी मैंने अपनी क्यूरी के, मेरी क्यूरी क्या बन रही है अभी। बैक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, अहमद अहमद
मेल और पिंडी अपडेट। अब मेरी क्यूरी बन रही है ये, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ एसक्यूएल में गए, पेस्ट किया और वो कर दिया। मुझे एरर नज़र आ गया। एरर इसमें ये है, नेम इज इक्वल टू दिस, पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे ये सिंगल कोट नहीं आता, सिंगल कोट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ था। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको अनकमेंट कर दूँगा, इसको कमेंट कर दूँगा, बैक करेंगे, रिफ्रेश, अपडेट, अहमद अली, पासवर्ड इज अहमद, मेल रावलपिंडी। अपडेट किया तो उसका नाम जो है वो अपडेट हो गया, जेंडर फीमेल ही आ रही है, जेंडर हमने चेंज किया था, मेल अपडेट फीमेल ही आ रहा है। इसको हम देख लेते हैं कि इसका जेंडर अपडेट क्यों नहीं हुआ। रेडियो नेम्ड आरबी जेंडर चेक, आरबी जेंडर फीमेल, अगर तो वो मेल नहीं है तो आरबी चेक वैल्यू मेल, वैल्यू फीमेल। ठीक है, हम अपनी क्यूरी देखते हैं कि हमारी क्यूरी क्या बन रही है। दोबारा इसको कमेंट करेंगे, इसको अनकमेंट कर देंगे, बैक किया, अपडेट, मेल अपडेट, जेंडर जो है वो हमारा गेट नहीं कर रहा, और भी जेंडर। चलिए ये मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देख के बता दूंगा कि जेंडर का इशू क्यों आ रहा है। इसके अलावा हमारी जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ ले। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपने ये बेसिक ऑपरेशंस करने होंगे, और वो वेटेड असाइनमेंट ही होगी, और वो मेरे ख्याल से शायद आपकी लास्ट ही असाइनमेंट हो। उसके बाद आपकी असाइनमेंट नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ी सी तगड़ी किस्म की असाइनमेंट होगी। तो दैट्स इट। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या गूगल क्लासरूम में। मैं ट्राई करूँगा कि मैं विद इन 24 आवर्स आपकी जो क्यूरी है, आपकी जो क्वेश्चन है, उसका आंसर करूँ। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।